नमस्कार प्यारे साथी। आज एक छोटी सी मुहिम चलाई हमने। सबसे पहले मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। प्यारे साथी, इसी मुहिम में एक हमारे इसी चैनल पर, बोध स्टडी चैनल पर, एक हमारे छोटे अनुज हैं जिनका नाम सनी कुमार है। वो इस चैनल पर हिंदी का कार्य देखेंगे और हिंदी आपको पढ़ाने का काम करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और अपना जो हिंदी का पहला वीडियो है उसे कंप्लीट कराने का प्रयास करें। आए सर। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। सबसे पहला चैप्टर है आज हमारा वर्णमाला। तो साथियों, वर्णमाला में वर्ण 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 क्या होता है? तो साथियों, इसकी परिभाषा होती है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके वह हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो साथियों, वर्ण में जैसे ए हो गया हमारा, आ हो गया, और इसी प्रकार से के हो गया, खे हो गया, और इसी प्रकार से ज्यानी हो गया। तो साथियों, अब हम अगर कहने लगें कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो साथियों अगर मैं ऐसे लिख दूं, शुरुआत के, खे या फिर जे लिख दूं, तो साथियों ये कोई व्यवस्थित क्रम थोड़ी ना है। तो साथियों इसी इसी के लिए वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों इसको मैं लिखवाता हूँ, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो साथियों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब मैं कहने लगूं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो साथियों वो होती है हमारी शब्द। अब ये जी कैसे होती है सार्थक इकाई, क्योंकि ये सहित अर्थ के साथ है। अब मैं कहने लगूं के, तो के एक वर्ण है। अब मैंने लिख दिया, लेकिन के का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अभी इसी को मैं के, में और ले इनका योग कर दूं तो ये कमल बन गया। किसी तीसरे की किसी और इशारा कर रहा है, तो साथियों ये कमल हो गया। तो ये है हमारा शब्द। क्या है ये? शब्द। तो साथियों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होती है हमारी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और मैं कहने लगूं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी वर्ण। लिखित इकाई जो होगी वो होगी हमारी वर्ण, लिखित इकाई। और मौखिक इकाई जो होगी, मौखिक इकाई वो होगी हमारी ध्वनि, ध्वनि। तो साथियों, हमने वर्णमाला की भी परिभाषा कर ली है। अब वर्ण को हम कितने प्रकार में बांटते हैं, तो साथियों इसको वर्ण को हम दो प्रकार में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भाग। पहला स्वर और दूसरा साथियों व्यंजन। तो साथियों स्वर की परिभाषा क्या होती है और स्वर क्या होता है, तो स्वर पे आते हैं पहले। स्वर होता है जो स्वतंत्र रूप से वर्ण बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों, बोले जाते हों।
वह हमारे स्वर कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। तो साथियों उसके बाद आता है व्यंजन। साथियों इसके भी प्रकार हैं स्वर के। स्वर के हम 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है साथियों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और साथियों तीसरा है हमारा विलुप्त स्वर, विलुप्त स्वर। साथियों तो साथियों तीसरा होता है हमारा विलुप्त स्वर। तो साथियों सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानेंगे और पता करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर को जानते हैं। तो साथियों ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। साथियों ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, संख्या जो होती है वो 4 होती है। और ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है जिनको बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे। कितना समय लगे? कम समय लगे। वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? नंबर 1 ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो साथियों ये 4 जो होते हैं ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और साथियों इसके बाद जो आता है वो दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा होती है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। वह हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते। इनकी साथियों संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। अब कौन कौन से होते हैं इनको भी जानेंगे। साथियों दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे 7 होते हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर है आ। दूसरा है साथियों बड़ी ई। तीसरा बड़ा ऊ। चौथा है साथियों एड़ी ए। फिर होती है आई। फिर होता है ओ। उसके बाद आता है औ। 1 2 3 4 5 6 7। तो साथियों ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। साथियों इसके बाद आता है नंबर 3 हमारा विलुप्त स्वर, विलुप्त स्वर। तो साथियों इसकी परिभाषा होती है जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे, समय लगे। वह हमारे विलुप्त स्वर कहलाते हैं, वह विलुप्त स्वर कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो साथियों इसमें आता है ये हमारा ये साइन जो होता है जिसमें ये प्राचीन हिंदी में यूज होता था, जैसे ओम, जिनको बोलने में हमारा तिगना समय लगे, ओम, राम, इस प्रकार से जो बनता है।
इसका ये साइन होता है। तो साथियों ये हमारा प्लुत स्वर होता है। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है साथियों? संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। जैसे ए, ओ और औ। तो साथियों ये स्वर जो होते हैं ये इसी पर, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो साथियों जैसे हमारा ए है तो ये बनेगा ए हो या आ हो, योग इसमें होता है ई या बड़ी ई। तो साथियों जो ए पे एड़ी जो होती है वो हमारी ए प्लस ई से बनती है। इसके बाद आता है हमारा ऐनक। तो ये बनती है साथियों हमारी ए आ हो, इन दोनों में से कोई सा एक हो, प्लस ए पे एड़ी जो होती है उनके योग से हमारी ऐनक बनती है। साथियों उसके बाद आता है हमारा ओ पे ओखली। ओ पर ओखली, ओ जो होती है। तो साथियों ये भी बनती है हमारी ए हो या आ हो, इन दोनों में से कोई एक, योग ऊ या बड़ा ऊ। तो साथियों ये ए प्लस ऊ से हमारी ओ बन जाएगी। उसके बाद आती है हमारी औ। तो साथियों ये ए हो या आ हो, धन इसमें होता है ओ। तो साथियों ये औ का निर्माण करती है।